आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हेनरी फॉल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमें हेनरी फॉल्स जो थे, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेनरी फॉल्स के बारे में देखेंगे कि वो कौन थे। तो इनका जन्म 1841 और डेट हुई थी 1925। तो एक कौन थे, तो देखिए कि ही वाज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर हु टर्न अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अ सक्सेसफुल मैनेजर। तो ये कौन थे, एक माइनिंग इंजीनियर थे जो फ्रेंच में माइनिंग इंजीनियर थे, और आगे बढ़ के वो क्या हो गए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट बने और सक्सेसफुल मैनेजर भी बने। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया है कि he started his career as a mining engineer। तो उन्होंने अपना करियर एज अ माइनिंग इंजीनियर के तौर पे स्टार्ट किया था, जो कि फ्रेंच माइनिंग कंपनी में उन्होंने करियर स्टार्ट किया था। सो एंड रोज टू द पोजीशन ऑफ द चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, और आगे बढ़ते हुए उन्होंने चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे भी क्या किया था, तो अपना काम किया था। तो हेनरी फॉल्स जब फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर के तौर पर काम करते थे, ठीक है, उसके साथ में सिर्फ उनको मतलब उनकी पोजीशन बढ़ते बढ़ते कहाँ चली गई, तो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के पोजीशन तक वो चले गए। तो यहाँ पे जब वो वर्क करते थे, जब मैनेजमेंट करते थे, मैनेजमेंट करते करते उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे ऑपरेशंस किए, जिसके तौर पे जिसके मदद से उन्होंने कुछ प्रिंसिपल को डेवलप किया है। तो उन्होंने यहाँ पे टोटल 14 प्रिंसिपल डेवलप किए थे। तो जो टोटल 14 प्रिंसिपल है वो उनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी बुक है वो, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। इस बुक में वो सारे के सारे 14 प्रिंसिपल आपको दिए गए हैं। साथ ही में देखिए कि फ्रेंच ये जो हमारे हेनरी फॉल्स इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसी के लिए इनको यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोला जाता है। तो हेनरी फॉल्स को ध्यान रखना है आपको कि इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है। तो इन्होंने कितने प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे, तो 14 प्रिंसिपल। और देखिए जो प्रिंसिपल्स यहाँ पे तैयार किए गए हैं, तो ये डायरेक्टली ऐसे तैयार किए गए नहीं है, तो इसको बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट, बहुत ज्यादा ऑपरेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको तैयार किया गया है ना। ये जो प्रिंसिपल, जैसे इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने देखा था कि जो प्रिंसिपल्स हैं ये प्रिंसिपल यूनिवर्सल नेचर है, मतलब हर जगह पे ये एप्लीकेबल होते हैं। तो इनके जो 14 प्रिंसिपल्स आपको दिए हैं वो 14 प्रिंसिपल्स यहाँ पे लिखे हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल्स आपको यहाँ पे दिया है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। पहला बता दिया आपको यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अभी डिवीजन ऑफ वर्क मतलब होता क्या है, मतलब होता है कि काम को विभाजन करना। डिवीजन करना तो क्या करना, विभाजन करना। अभी जैसे कोई कंपनी है, कोई कंपनी छोटी कंपनी होती है, कोई कंपनी बड़ी कंपनी होती है। तो छोटी कंपनी अगर है तो उनको वहां पे अपने वर्क को बहुत अलग अलग पर्संस के मतलब और छोटी कंपनियों को अपना जो वर्क है वो ज्यादा डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर बड़ी कंपनी है तो बड़ी कंपनी में कैसा एक या दो पर्सन सारा का सारा बिजनेस हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए उनको अपना काम जो होता है वो डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम डिवीजन ऑफ वर्क। जिस तरीके से देखिए कि जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, ठीक है, तो फंक्शन में जैसे कि शादी का फंक्शन है, शादी के फंक्शन में क्या है कि कैटरर्स वालों को ऑर्डर देना है, या फिर फोटोग्राफर को ऑर्डर देना है, मंडप वालों को ऑर्डर देना है, या फिर अलग बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपको वहां पे करने होते हैं। तो अगर सपोज दैट जो दूल्हा है दुल्हन है उन्होंने वो सारे के सारे काम खुद करके अगर करते हैं, वो अकेले ही क्या करते हैं, सारे के सारे काम अगर करते हैं, तो फिर कुछ भी करो वो काम सही से नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो वर्क है वर्क को डिवाइड किया जाता है। इसी तरीके से जब हम बिजनेस करते समय बहुत सारे अलग अलग काम हमको वहाँ पे करने पड़ते हैं, इसलिए वो काम को डिवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ताकि हमारे वर्क की इफिशिएंसी इंक्रीज हो सके, ताकि हमारे वर्क की इफिशिएंसी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। इसलिए यहाँ पे आपको डिवीजन ऑफ वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या है आपको, प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। अबे ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी मतलब क्या होता है, ऑथोरिटी मतलब अधिकार, रिस्पांसिबिलिटी मतलब जवाबदारी। अभी देखिए कैसा होता है ना कि जब कोई भी ऑथोरिटी किसी को दी जाती है, तो ऑथोरिटी क्यों दी जाती है, तो ऑथोरिटी दी जाती है फॉर द डिसीजन मेकिंग। किसके लिए, तो फॉर द डिसीजन मेकिंग। मतलब अगर जो हमारा सुपीरियर ने एम्प्लॉय को कोई काम अगर सौंपा है,
ठीक है। तो अगर काम वहाँ पे उसको खुद के आइडिया से या फिर खुद के मेहनत से अगर वहाँ पे पूरा करना है तो वहाँ पे वो काम करते समय वो काम कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए डिसीजन लेने की अथॉरिटी वहाँ पे होनी चाहिए। और ये जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी हमको कहाँ से आती है, तो सुपीरियर जो होते हैं हमारे सुपीरियर से हमको फ्लो होती है अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट। तो इसलिए कैसा कि ये जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी फॉर द डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए जैसे अथॉरिटी अगर हमारे पास में आ रही है, ठीक है, मतलब किसी चीज की अथॉरिटी हमारे पास में आ रही है तो समझ लो कि साथ ही साथ में जो रिस्पांसिबिलिटी है वो भी साथ चलते हुए आपके साथ में आई जाएगी, क्योंकि अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी गोज हैंड टू हैंड, मतलब साथ साथ चलती है। कैसे चलती है? साथ साथ चलती है। तो कैसा होता है जब कोई भी अथॉरिटी आपको मिलती है तो साथ में रिस्पांसिबिलिटी भी आपको मिलती है कि जो भी काम आपको दिया गया है वो काम प्रॉपर टाइम में पूरा करना, ये क्या होती है उस एम्प्लॉय की रिस्पांसिबिलिटी होती है। अगर वो काम प्रॉपर टाइम में पूरा ना हो सके तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मतलब पूरी रिस्पांसिबिलिटी उसी पर्सन की रहेगी जिसको काम सौंपा गया है। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि जो भी अथॉरिटी आपको दी गई है वो अथॉरिटी के साथ में ही आपको क्या मिलती है, यहाँ पे रिस्पांसिबिलिटी भी आती है। उसके बाद में आपको तीसरा दिया है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है? शिस्त। तो यहाँ पे डिसिप्लिन का कैसा है कि देखिए कि जब हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करते समय वहां पे ग्रुप ऑफ पर्सन एक साथ आके काम करते हैं। तो जब वो ग्रुप ऑफ पर्सन वहां पे काम करते हैं तो काम करते समय वहां पे फॉर्मल इनफॉर्मल टाइप के रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं। अगर वहां पे इनफॉर्मल टाइप के रिलेशनशिप अगर क्रिएट होता है तो वहां पे हो सकता है कि आपकी जो डिसिप्लिन मेंटेन हो जाए। इसलिए वहां पे डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है ताकि आपके बिजनेस के आपके जो काम है वो काम सही तरीके से पूरे हो सके। इसलिए डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। डिसिप्लिन क्या क्या जाता है? तो डिसिप्लिन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बिजनेस अपने एम्प्लॉय के लिए तैयार करता है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के और जो भी मतलब तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसको ओबे करना मतलब उसकी आज्ञा पूरी करना, ये क्या होता है अपने एम्प्लॉइज की रिस्पांसिबिलिटी होती है। मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्न बाय द कंपनी इज इंपॉर्टेंट टू ओबे बाय द एम्प्लॉय को उनको ओबे करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर डिसिप्लिन हमारे बिजनेस में मेंटेन है तो वहां पे कैसा सारे के सारे काम एकदम सही तरीके से चलेंगे, और अगर डिसिप्लिन बराबर नहीं है तो मतलब वहां पे अपने काम सही तरीके से नहीं चलेंगे। ठीक है, तो इन चीजें वहां पे होती हैं, इसलिए डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या है? आदेश अच्छे एक वाक्य, इसको मराठी में बोलते हैं आदेश अच्छे एक वाक्य। मतलब कैसा कि जो भी आदेश आते हैं उसमें कैसा होना चाहिए कि उसमें एक ही पर्सन से आपको आदेश आना चाहिए, मतलब कमांड आनी चाहिए। इसमें कैसा होता है कि देखिए कि अगर एक बॉस आपको क्या करता है, ऑर्डर देता है, कोई एक बॉस आपको अगर ऑर्डर देता है तो एम्प्लॉय जो होते हैं एम्प्लॉय उस बॉस के ऑर्डर को सही तरीके से फॉलो कर सकते हैं। मतलब एक ही बॉस है जो एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो सारा का सारा जो कमांड है वो सारी की सारी कमांड बराबर वन पर्सन से आ रही है, और वन पर्सन से कमांड आ रही है, वन पर्सन से कमांड आ रही है। तो क्या होगा कि ये जो पर्सन यहाँ पे काम कर रहे हैं इनको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किसका काम कैसे करना है। उनको पता है एक ही पर्सन से कमांड आ रही है तो उनको वही काम वहां पे करना होता है। लेकिन सपोज दैट इफ मोर देन वन बॉस इज द गिव कमांड टू द एम्प्लॉय, दैट टाइम ऑफ कंफ्यूजन क्रिएटेड। तो कैसा होता है कि अगर सपोज दैट यहां से इनको कमांड मिली है और दूसरा एक बॉस है वो भी क्या कर रहा है, इनको कमांड दे रहा है, तो क्या हो जाएगा जो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस बॉस की जो कमांड है उसको सबसे पहले सुनी जाए और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। तो इसमें कैसा होता है कि अगर एक बॉस से ज्यादा अगर कोई कमांड दे रहा है तो इनमें जो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो कंफ्यूजन के कारण ना यहाँ पे जो वर्क करना है वो काम पूरा सही तरीके से बराबर पूरा नहीं हो पाएगा और वहां पे क्या होगा आपका वक्त वेस्ट होगा। इसलिए जो भी यहाँ पे कमांड आते हैं, कमांड में क्या होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी मतलब कैसे, जो भी कमांड आ रही है वो सिर्फ एक बॉस से ही कमांड आनी चाहिए, किससे सिर्फ एक बॉस से ही कमांड आनी चाहिए। उसके बाद में आपको दिया है यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कैसा है कि यहाँ पे वन प्लान, यहाँ पे कैसा है कि जो भी आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो प्लान के हिसाब से वर्क किया जाता है एंड एक वर्क के लिए सिर्फ एक ही प्लान होना चाहिए। यहाँ पे एक काम के लिए कितना प्लान होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए। कैसा होता है कि अगर आप कोई काम करो लेकिन कैसा कि चार
अलग अलग दिमाग सोच रहे हो, चाहे अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हो, तो इसमें क्या हो जाएगा बताएगा, एक पर्सन कुछ अलग सोचेगा, दूसरा कुछ अलग सोचेगा, तीसरा कुछ अलग सोचेगा, चौथा कुछ अलग सोचेगा और बोलेंगे हमको इस तरीके से हम काम करेंगे। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो काम करने के लिए जो टाइम लगने वाला है सोच में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चला जाएगा, और सोचते सोचते अगर ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो आपकी जो इफिशिएंसी लेवल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए जो भी यहाँ पे आप काम करते हो, जो भी बिजनेस में आप वर्क करते हो, मैनेजमेंट करते समय एक बात की तरफ ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी आप वर्क पूरा करना चाहते हो उसके लिए एक ही प्लान होना चाहिए। उससे क्या होगा कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्रिएट होती है। मतलब अगर एक प्लान है तो आप एक प्लान को लेते हुए क्या करोगे, आप आगे बढ़ोगे, और एक प्लान को लेते हुए अगर आप आगे बढ़ते हो तो वो काम आपका टाइम पे सही तरीके से सही विषय से पूरा हो सकता है। अगर दो चार प्लान लेके आप चलते हो तो आपको जो जगह पे जाना है, जो आपको क्या करना है, आपका एम पूरा करना, ऑब्जेक्टिव पूरे करने हो, ऑब्जेक्टिव सही तरीके से पूरा नहीं होगा और आप अलग अलग रास्ते पे भटकते रहोगे। उसके बाद में दिया आपको यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अभी इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि मतलब सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है, तो खुद का जो इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन का इंटरेस्ट, तो एक पर्सन के इंटरेस्ट को सेकंड पोजीशन देना। मतलब सिंगल अगर क्या करना है आपको, खुद का अगर इंटरेस्ट के बारे में आप सोचते हो तो खुद के इंटरेस्ट को सेकंड पोजीशन देते हुए पहली जो पोजीशन है आपको किसको देना है, तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देना है। किसके इंटरेस्ट को देना है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देना है। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट मतलब क्या है, हमारे बिजनेस का इंटरेस्ट। किसका इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट। मतलब कोई भी मैनेजर आपके बिजनेस में वर्क कर रहा है तो वर्क करते समय वहां पे उन्होंने खुद के बारे में सोचने से पहले पूरे एम्प्लॉय के बारे में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना जरूरी होता है। नहीं तो ऐसा कि ये जो पर्सन है, पर्सन मेरे क्या भाई लगता है, या फिर ये पर्सन मेरे चाचा का लड़का है, इसका लड़का है, उसका लड़का है, तो इसे सोचते हैं हम, तो हम क्या करेंगे कि उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस एक पर्सन को अगर इंटरेस्ट के बारे में हम सोचते हैं और बाकी लोगों का अगर नुकसान करते हैं तो इसका सीधा सीधा नुकसान हमारे बिजनेस का होगा, तो इससे हमारे बिजनेस को लॉस हो सकता है। इसलिए मैनेजर जब कभी क्या करता है, सोचता है, तो उन्होंने खुद के बारे में या फिर अपने कोई पहचान के जो पर्सन होते हैं उनके बारे में सोचने से अच्छा पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती रहे। और इसी तरीके से जब एम्प्लॉय अगर कोई आइडिया क्रिएट करता है या फिर कोई भी बातें करता है या फिर कोई काम करता है तो उसमें खुद का फायदा ना देखते हुए बिजनेस के फायदे की तरफ ज्यादा से ज्यादा देखना चाहिए। ये होता है आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, केंद्रीकरण। अभी कैसा होता है कि केंद्रीकरण मतलब जो भी अथॉरिटी है वो अथॉरिटी कहाँ पे होनी चाहिए, तो इन हैंड ऑफ वन पर्सन, इन हैंड ऑफ वन पर्सन। मतलब कैसा होता है कि आप जो बिजनेस है, आपका बिजनेस में अलग अलग पर्सन काम कर रहे हैं, लेकिन अगर बिजनेस छोटा है तो आप वहां पे कंसंट्रेशन कर सकते हो, मतलब सेंट्रलाइजेशन कर सकते हो, केंद्रीकरण कर सकते हो। मतलब ऐसा है कि अगर बिजनेस छोटा है तो बिजनेस छोटा होते समय आपके पास में जो मटेरियल होगा या फिर जो वर्क करने वाले एम्प्लॉय होंगे वो कम रहेंगे, और अगर एम्प्लॉय कम है तो आप वन सिंगल पर्सन कैन हैंडल ऑल द बिजनेस, ओके। बट व्हेन द बिजनेस आर बिग, अगर बिजनेस क्या है, बिग है, तो अगर बिजनेस बड़ा है तो बड़ा बिजनेस, उसमें काम भी कैसे होंगे, बड़े होंगे। अगर काम बड़े हो रहे तो वहां पे वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क क्या करना है, तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और आप डिवीजन ऑफ वर्क बहुत ज्यादा कर रहे हो वहां पे, तो आपको ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी उसी तरीके से आपको डिवाइड करके देनी पड़ेगी। मतलब क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे काम बड़ा है, पर्सन बहुत ज्यादा है, वहां पे ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी आपको क्या करना है, सबको डिवाइड करके देना है। तो ये सारे काम करते समय आप वहां पे सेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते, और वहां पे सेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पे डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपके हाथ में जो भी पावर है वो पावर को आपको डिस्ट्रीब्यूटेड करना है विद द अदर एम्प्लॉय या फिर अदर पर्सन। मतलब यहाँ पे जो भी क्या है आपके पास में ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी क्या करना है आपको, तो ट्रांसफर कर देना है अगले पर्सन्स को, ताकि वो अपने काम वहां पे अपने प्रोडक्शन लेवल पे या फिर अपने मैनेजमेंट लेवल पे सही तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस जब करते हैं ना तो बिजनेस में आपको अलग अलग तरीके क्या दिखते हैं, डिपार्टमेंट दिखते हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम चालू रहते हैं, और सारे के सारे डिपार्टमेंट में अगर आप ध्यान देना चाहते हो तो आपको जो इम्पोर्टेंट कोर एक्टिविटी होती है ना बिजनेस की, उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे पाओगे।
अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे तो हो सकता है जो इम्पोर्टेंट बातें आपको सोचनी चाहिए थी या फिर जिस इम्पोर्टेंट बातों के ऊपर आपको वर्क करना चाहिए था, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे और आपके वर्क हो नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर बिजनेस छोटा है तो सेंट्रलाइज करो, लेकिन अगर बड़ा है तो वहां पे आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है, तो कंसिडरेशन ऑफ द वर्क, कंसिडरेशन ऑफ द वर्क मतलब क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉय या फिर कोई वर्कर आपके पास में काम कर रहा है तो काम करते समय आप उनको जो कंसिडरेशन पे करते हो वर्क के लिए वो होता है आपका रेम्यूनरेशन। अभी इस प्रिंसिपल में आपको क्या दिया गया है कि जो भी आप रेम्यूनरेशन पे करते हो, जो भी रेम्यूनरेशन आप पे करते हो एम्प्लॉय को या फिर लेबर को, तो वो रेम्यूनरेशन कैसा होना चाहिए, तो सही होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। फेयर मतलब कैसा है कि यहाँ पे जो अलग अलग डिपार्टमेंट में एक जैसे पोजीशन पे काम करने वाले जो पर्सन्स है, जो भी एम्प्लॉयज है, उनको एक जैसे सैलरी देनी चाहिए, ठीक है, उनको एक जैसे सैलरी देनी चाहिए। अभी देखिए एज ऑफ प्रिंसिपल जो हर इंडस्ट्री में या फिर हर बिजनेस में एक जैसा यूज नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई बिजनेस छोटा होता है, कोई बिजनेस बड़ा होता है, कोई बिजनेस बहुत बड़ा होता है, तो उसके हिसाब से एज रेम्यूनरेशन है यहाँ पे प्रिंसिपल यूज तो होगा, लेकिन क्या होगा कि अलग अलग तरीके से यहाँ पे यूज होगा। मतलब बड़ा बिजनेस है तो आप मैनेजर है उसको बड़ी सैलरी रहेंगी, छोटा बिजनेस है उसका जो मैनेजर है उसकी सैलरी क्या रहेंगे, थोड़ी सी कम रहेंगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको कैसा देना है, फेयर रेम्यूनरेशन पे करना है टू द employee according to the his work, according to the risk in the work। इसके हिसाब से क्या करना पड़ता है, यहाँ पे रेम्यूनरेशन पेड करना होता है। वर्क कैसा है, उसमें वर्क में रिस्क कितनी है, तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे क्या करना है, रेम्यूनरेशन पेड करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिया है 9 नंबर में प्रिंसिपल ऑफ स्कैलेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्कैलेशन। तो स्कैलेशन में कैसा होता है, इसको बोलते हैं अधिकार सारणी, बोलते हैं इसको हम अधिकार सारणी। तो इसमें कैसा होता है कि जैसे जो हम बिजनेस है, बिजनेस में आपको पता है कि मैनेजमेंट के समय आपको यहाँ पे टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के क्या मिलते हैं, डिपार्टमेंट मिलते हैं। तो यहाँ पे काम करते समय जो भी कमांड आती है, ठीक है ना, जो भी कमांड आती है, कमांड कैसे आती है, यहाँ पे जैसे कि A to B, B to C, C to D, ठीक है ना, मतलब क्या हो रहा है, फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। यहाँ पे जो भी कमांड फ्लो हो रही है कैसे हो रही है, टॉप टू बॉटम। और यहाँ पे अगर क्या करना है, कोई आपको मतलब रिप्लाई देना है, तो रिप्लाई कैसे जाएंगे, फिर E F G, मतलब देखो बॉटम टू टॉप, यहाँ पे क्या हो रही है, कमांड ऊपर जा रही है। इससे क्या होता है, देखिए कि यहाँ पे मतलब टॉप टू बॉटम अगर कमांड आ रही है तो यहाँ पे जो टाइम आपको यूज हो रहा है, यहाँ पे जो टाइम का यूज हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और यहाँ से जो रिप्लाई जा रहा है वहाँ पे क्या लग जाएगा, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो मतलब यहाँ पे टॉप लेवल में अगर कोई भी आपने डिसीजन लिया उसको आपको लोअर लेवल तक फॉलो करना है, लोअर लेवल तक लेके जाना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। और यहाँ से जिसका रिप्लाई आते समय भी आपको क्या लगेगा, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। लेकिन कोई डिसीजन ऐसे होते हैं जो डिसीजन आपको क्या करना पड़ता है, इंस्टेंटली लेने होते हैं। मतलब एक जैसा डिपार्टमेंट से लेकर आपको कोई डिसीजन लेना है, जैसे हमने आपको बताया था ऑथोरिटी के बारे में, तो वहाँ पे जो मैनेजर होते हैं उनका वो वहाँ पे उनकी अथॉरिटी होती है कि वो वहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। और वो एक दूसरे से मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन भी कर सकता है। तो ये जो कम्युनिकेशन करते समय अगर ये क्या करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेट विद अदर डिपार्टमेंट, मतलब जो डिपार्टमेंट सेम लेवल पे जो काम करने वाले डिपार्टमेंट है, और अगर क्या करते हैं एक दूसरे से अगर डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनका टाइम बच जाएगा, कम्युनिकेशन जल्दी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ऐसा अगर यहाँ पे किया जाता है तो उसको बोला जाता है गैंग प्लान, उसके यहाँ पे क्या बोलते हैं, गैंग प्लान। तो स्कैलेशन के अंदर में ये जो आपको दिया गया है कि मतलब अगर क्या करें, टॉप टू बॉटम, ठीक है, बॉटम टू टॉप अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो स्कैलेशन है। और अगर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट किया जा रहा है, इसको बोला जाता है यहाँ पे गैंग प्लान। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे गैंग प्लान, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पे क्या दिया है, 10 नंबर। तो 10 नंबर में क्या दिया आपको, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, क्या दिया आपको, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर में क्या दिया आपको, यहाँ पे देखिए ऑर्डर मतलब क्या होता है, तो जैसे ऑर्डर मतलब वो नहीं कि जो जज होता है जो ऑर्डर करता है वैसा ऑर्डर नहीं, या फिर आप किसी को आदेश देते हो तो वो ऑर्डर नहीं। ऑर्डर मतलब यहाँ पे क्या होता है, सीक्वेंस, क्या बोलेंगे आप उसको, सीक्वेंस बोलेंगे। अब सीक्वेंस कैसा होता है, देखिए ध्यान दीजिए
कि जैसे हमारे घर में क्या होती है पता है क्या, बर्तन के रैक होती है, मतलब वहाँ पे हम बर्तन रखते हैं। तो बर्तन रखते समय कैसा होता है, जो हमारा ग्लास है, ग्लास ग्लास की जगह पे होता है, उसके बाद बॉल बॉल की जगह होता है, टाट टाट की जगह होता है, ठीक है ना। तो इसमें कैसे जो भी बर्तन रखे जाते हैं कैसे रखे जाते हैं, एकदम सही तरीके से वहाँ पे अरेंज करके रखे जाते हैं। और अगर सपोज आपने एक आधी बर्तन ऐसा अलग रख दिया, ठीक है, और वहाँ पे मम्मी चिल्लाती है ए इसको जगह पे रखो दे, तो वो क्या करती है वहाँ पे पूरे पूरे बर्तन तुम्हारे ऊपर लाके छोड़ सकती है। तो उसमें कैसा होता है ना कि यहाँ पे जैसे हमारे घर का जैसा होता है कि घर में क्या करते हैं हम कि सही जगह पे सही जो चीज है, मतलब राइट थिंग एट द राइट प्लेस, जिस तरीके से हमको हमारे घर में अरेंज करके रखना पड़ता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसा होता है कि ऑर्डर में बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट करते समय राइट थिंग एट द राइट प्लेस, राइट मटेरियल एट द राइट प्लेस और राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, एक चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि कैसा कि बिजनेस में क्या होता है ना कि हर एक चीज के लिए एक जगह होती है और हर जगह मतलब हर चीज उस जगह पे होनी जरूरी होती है। अगर कोई चीज उसके गलत जगह पे है तो वहां पे जब प्रोडक्शन करोगे या फिर कोई काम करोगे तो वहां पे उसमें आपको काम करने में या फिर उन चीजों को ढूंढने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे टाइम बढ़ता है, टाइम लगता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसलिए कैसा है कि प्रिंसिपल ऑर्डर के अंदर में आपको ध्यान देना है कि हर एक चीज जो भी बिजनेस में इंपॉर्टेंट है वो सही जगह पे होनी चाहिए। उसके बाद आपको प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी मतलब क्या होता है कि समानता, इक्विटी मतलब क्या होता है समानता। समानता के अंदर में कैसा है कि यहाँ पे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर इन द बिजनेस, अलग अलग डिपार्टमेंट क्या होते हैं एक जगह पे काम करते हैं, तो वहाँ पे हर जगह पे काम करने वाले जो भी पर्सन है उनको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। अब एक जैसा ट्रीट करना चाहिए मतलब कैसा होता है कि जैसे कि लोअर लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट अगर कोई काम कर रहा है, मिडिल लेवल पे अलग डिपार्टमेंट कोई काम कर रहा है, तो हर पर्सन को उनके लेवल के हिसाब से इक्वल समझना चाहिए। इक्वल समझना मतलब यहाँ पे कैसा है कि कौन सा पर्सन कैसा है, क्या है, किस कास्ट का है, क्या है, इन बातों के बारे में यहाँ पे कोई भी जगह नहीं होती। उसका रंग रूप कैसा है इसके बारे में कोई भी यहाँ पे जगह नहीं होती। सबको कैसे समझा जाता है यहाँ पे इक्वल समझा जाता है, सबको इक्विटी हिसाब से यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। उसके बाद में आपको 12 नंबर में क्या है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर मतलब कालावधि, क्या बोलेंगे इसको, टेन्योर मतलब कालावधि। इसमें क्या करना आपको स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है स्थिरता। तो जो भी पर्सन आपके पास में काम करने के लिए आते हैं, और अगर पर्सन आपके पास में 1 साल 2 साल 3 साल के लिए आपके पास काम कर रहे हैं और सपोज वो आपके पास से छोड़ के चले जाते हैं, मतलब बिजनेस से वो छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या हो जाता है देखिए कि 3 साल तक क्या आपने उनके ऊपर जो मेहनत की और उन्होंने आपके लिए जो मेहनत की है, तो मेहनत वहां पे क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी, वो दूसरे के पास में जाके एक्सपीरियंस जो उनके पास में आया है वो दूसरी तरफ यूज करेंगे। लेकिन इससे क्या होगा, इससे आपको नया पर्सन वहां पे अपॉइंट करना पड़ेगा, नया एम्प्लॉय अपॉइंट करना पड़ेगा, और नया एम्प्लॉय जब यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, तो उसको फिर से आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसके ऊपर पैसे आपको खर्चा करना है, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। इट इज नॉट मतलब इकोनॉमिकल फॉर द बिजनेस, तो बिजनेस के लिए इकोनॉमिकल नहीं होता। तो इसलिए कैसा है कि जो भी अच्छे से अच्छे वर्कर आपके पास में काम कर रहे हैं, तो उन वर्कर जो भी अच्छे वर्कर आपके यहाँ पे क्या करें वर्क कर रहे हैं, तो उन वर्कर को यहाँ पे स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मतलब ऐसे नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर अपने साल भर के लिए, अभी 6 महीने के लिए, साल भर के लिए किसी पर्सन को आपने यहाँ पे काम दे दिया है और फिर उनको आप क्या कर रहे हो छुट्टी दे रहे हो। तो किसी किसी बिजनेस में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ना ऐसा अगर करते हो तो जो स्किल वर्कर आपके पास में आते हो, स्किल वर्कर यहाँ से छूट जाएंगे, उनका जो माइग्रेशन होता है चेंज तो भी क्या हो जाता है यहाँ पे बढ़ जाता है अगर वैसा किए तो। इसलिए कैसा है कि यहाँ पे जो अच्छे वर्कर उनको स्टेबल करने के लिए आपको यहाँ पे उनका जो टेन्योर है, मतलब ऐसा अगर कोई पर्सन आपके पास में आता है तो उनको आपने यहाँ पे असोसिएशन देना चाहिए कि आप अगर यहाँ पे आए हो तो जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी आप यहाँ पे छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या होता है बुढ़ापा, इनिशिएटिव मतलब क्या होता है बुढ़ापा, मतलब आज्ञान, मतलब क्या होता है आज्ञान। आज्ञान मतलब कैसा है, अगर कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी वर्कर जिनके पास में कुछ अलग टैलेंट है, जिनके पास में कुछ अलग आइडिया है, तो वर्क करते समय अगर वो आइडिया वहां पे यूजफुल है तो मैनेजर ने वैसे एम्प्लॉयज को, उनके आइडियाज को वहां पे आगे लाना चाहिए और उनके बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय आपको कोई सजेशन वगैरह देते हैं तो उनकी मीटिंग लेके वो सजेशन को वहां पे अगर आप
यूज कर सकते हो, अगर अच्छा है तो उसको आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे यूज करना चाहिए। ये होता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव से क्या होता है कि जो भी टैलेंट, जिस किसी एम्प्लॉय में कोई टैलेंट है तो टैलेंट वहाँ पे वो क्या कर सकता है, बाहर ला सकता है, उनकी प्रोग्रेस हो सकती है, उनकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ सकती है। तो इसलिए कैसा है कि जो भी एम्प्लॉय यहाँ पे हमारे पास में काम कर रहे हैं तो उनको इनिशिएटिव करना, इनिशिएट देना ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद यह प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिट डी कॉर्पस। तो इसमें कैसा है, ये क्या होता है, टीम वर्क। ये क्या होता है, टीम वर्क। तो टीम वर्क कैसा होता है, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट, हम अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अलग डिपार्टमेंट में काम करते समय यहाँ पे क्या होता है कि वर्क ग्रुप ऑफ पर्सन साथ में आके काम करते हैं, और हम हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है, ठीक है, वो परचेज डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्शन ऊपर है पैकेजिंग, लेबलिंग, उसके बाद में सेलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, ये सारे डिपार्टमेंट क्या करते हैं, एक के ऊपर एक डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए आपके बिजनेस को अगर क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से रन करना है, एफिशिएंटली रन करना है, तो एफिशिएंटली आपको क्या करना है, आगे बढ़ाना है, रन करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे टीम स्पिरिट में, टीम वर्क में काम करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है या फिर ग्रो करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हेनरी फ्योल ने आपको कितने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 12th एग्जामिनेशन। तो ऐसी और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो आप देख पाओगे।